देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये उस दिन की बात है जब मैं रेलवे स्टेशन पर उतरा तो मुझे पता चला कि अचानक ट्रेन में कोई खराबी आ गई है, जिस वजह से अब ट्रेन को एक लंबा ब्रेक लेना पड़ेगा। ट्रेन के अंदर ये गड़बड़ी काफ़ी पहले से ही नज़र आ रही थी, जब बीच बीच में ट्रेन झटके खाकर रुक रही थी। इस बार मैं उस स्टेशन की एक दुकान के पास पहुंचा और खाने का जुगाड़ करने लगा। पेट में चूहे कूद रहे थे तो दूसरी तरफ मुझे अंशुपुर गांव जाना था, जो राजीव नगर से करीब 546 किलोमीटर दूर पड़ता था। मैं काफ़ी लंबी यात्रा तो पहले ही तय कर चुका था और ऊपर से अब मेरा सर भी फटने लगा था, क्योंकि इतना लंबा सफ़र एक आदमी के लिए बोरिंग और दर्दनाक सा बन जाता है। रेलवे ट्रैक पर कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे और उन्हीं कर्मचारियों के एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई। उस आदमी ने बताया कि यहाँ का माहौल जितना साफ दिखता है उतना ही गंदा है। अच्छा होगा आप अपनी सीट पकड़ लें। उस कर्मचारी के द्वारा कही गई बातें मुझे बड़ी ही बेकार और बेतुकी लगी। मैंने उसे ऊंची आवाज़ में कहा, आप अपने काम से काम रखो, मुझे मालूम है मुझे इस वक्त क्या करना है। और इतना कहने के बाद मैं उस स्टेशन पर ही टहलने लगा, क्योंकि ट्रेन में बैठे बैठे मुझे बड़ा ही बोरिंग और काफ़ी अजीब लग रहा था। तो बाहर घूमना तो बनता था। अभी मैं बाहर की तरफ घूम ही रहा था कि ट्रेन के कुछ लोग उसकी जांच करते हुए मेरे पास पहुंच गए। उन्होंने भी मुझे एक वार्निंग देते हुए अंदर बैठने को कहा। इस शांत माहौल में जहां ट्रेन के अंदर जोरदार गर्मी लग रही थी, तो वहीं बाहर स्टेशन पर इतना सुहावना मौसम था कि मैं ट्रेन के अंदर जाने की सोच भी नहीं सकता। सभी लोग मेरे पास से गुजर चुके थे और अब मैं अकेला बचा था, जो इस ट्रेन के दूसरे छोर पर था। कि तभी मुझे एक परछाई दिखाई दी। पहले तो मुझे ये लगा कि शायद कोई चल रहा है, लेकिन जब मैं उसे घूरते हुए देखने लगा तो मैंने पाया कि वो अपने हाथों से किसी चीज़ को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ने लगी और वहाँ आसपास तो कोई मौजूद भी नहीं था। बस इतना काफ़ी था। मेरी बॉडी में कंपन होने लगा और डर के मारे मैं ट्रेन की तरफ पलटा और भागते हुए ट्रेन के पास आ पहुंचा। लेकिन मेरा पर्स कहीं पर गिर गया था। मेरे पर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसे रखे थे, जिस वजह से उसका कहीं खो जाना मुझे बर्दाश्त नहीं था। फिर मुझे याद आया कि जब मैं भाग रहा था तो मैंने अपनी जींस की जेब को हिलाया था, और अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि मैं उस जगह वापस जाकर अपने पर्स को लेकर आऊँ, क्योंकि मुझे एक साया नज़र आया था। काले रूप में नजर आने वाला वो डरावना साया। लेकिन अब मेरा पर्स गुम गया था तो मजबूरन मुझे जाना पड़ा। अकेला होने के कारण मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। उस खाली पड़ी जमीन पर दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा ही पसरा था। लेकिन इसी बीच मुझे अपना पर्स भी दिखा, तो मैं उसे उठाते हुए वहां से निकल ही रहा था कि तभी किसी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, भाई साहब आपने पर्स को चेक कर लेना। और इस बार जब मैं पीछे मुड़ा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन जब मैं अपने पर्स को चेक करने लगा तो मुझे उसमें एक चिट्ठी नज़र आई। इससे पहले कि मैं उसे खोलता कि मुझे उसी आवाज़ में सुनाई दिया, इस चिट्ठी को यहाँ मत खोलना, ट्रेन में जाकर खोलना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये सुनते ही मैं तो हैरान ही रह गया। और इस बार जब मैं अपने डिब्बे में पहुंचा तो मैंने देखा कि ट्रेन का ये लगभग डिब्बा खाली हो चुका है, क्योंकि लोग यहाँ से एक्सप्रेस बस को पकड़कर अपने घर की तरफ चल पड़े थे। अब मुसीबतों का पहाड़ तो मेरे ऊपर था, क्योंकि यहाँ से ना ही तो कोई बस जाती थी और ना ही तो कोई गाड़ी जिसमें मैं अपने लक्ष्य तक का सफ़र तय कर सकूं। इस बार मैं ट्रेन में दाखिल हुआ और उस चिट्ठी को खोलकर देखने लगा तो मैंने पाया कि उसमें लिखा हुआ था, तुम्हारे मौत के दरवाजे खुल चुके हैं, बस तुम्हें दाखिल होना है। इन बातों को सुनकर मैं थोड़ा सहम उठा, लेकिन अब क्या होने वाला था मैं इसी दुविधा में था। मैं ट्रेन की सीट पर बैठ गया और आने वाले समय का इंतज़ार करने लगा। मैं ट्रेन की सीट पर बैठे बैठे आने वाले मुसाफिरों को देख रहा था, और अभी तक मुझे एक आदमी ही इस स्टेशन पर टहलता हुआ दिखा। बाकी तो पूरा स्टेशन ही वीरान पड़ा हुआ था। अभी हमारे सामने एक ट्रेन और पहुंचने वाली थी, जो इस स्टेशन पर करीब 27 मिनट के लिए रुकेगी। मैं भी उसी ट्रेन का वेट कर रहा था, शायद उसके आने के बाद यहाँ पर कोई हलचल हो। लेकिन अभी उस ट्रेन के आने में भी थोड़ा वक्त था। पता नहीं क्यों, लेकिन इस सुनसान बोगी में बैठकर मेरा दिल अपने आप ही तेज गति से धड़के जा रहा था। शायद मुझे कुछ होने वाला था। फटे हुए कपड़े और एक हट्टा कट्टा आदमी कुछ देर के बाद उस बोगी के अंदर चढ़ गया, जिसके हाथ में कुछ सामान था।
लेकिन उसकी दशा बहुत ही ज़्यादा खराब लग रही थी। मैं उस आदमी से बोला, भाई साहब आपने अपनी ऐसी दशा क्यों बना रखी है? तो इस पर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा मुझे बोलते हुए कहा, ये मेरी दशा नहीं, मेरी पर्सनैलिटी है। मैं तो उसकी बातों पर हंसते हुए बोला, अच्छा तभी तो मैं सोचूं कि आजकल लोग कटे फटे कपड़े क्यों पहनने लगे हैं। और इतना बोलकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, लेकिन वो आदमी सीरियस था। उसने मेरी हरकतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो मुझे ऐसे इग्नोर कर रहा था मानो मैं उसके सामने बच्चा हूँ। लेकिन बाद में मैंने भी उससे ज़्यादा बातचीत करना सही नहीं समझा और चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। फिर कुछ देर के बाद ट्रेन के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी ट्रेन में वही गड़बड़ी थी। मैकेनिक काम में लगे हुए थे। हट्टा कट्टा दिखने वाला वो आदमी मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गया और एक किताब निकालकर उसे वो पढ़ने लगा। उस किताब के आगे भूत पिशाच का नाम लिखा हुआ था, यानी कि ये भूतों को मानता था। और मैं भी उस किताब को बड़े ही गौर के साथ और पढ़ने की भी कोशिश करने लगा, मगर उस आदमी ने अपने मुंह से किताब को हटाते हुए कहा, क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन जैसे ही मेरी गर्दन नीचे झुकी तो असलियत का चेहरा देखकर मेरे शरीर में बिजली सी रौंद गई। उस आदमी के पैरों में चौड़े चौड़े गड्ढे बने हुए थे। उस आदमी के आधे पैर तो एकदम से कटे हुए थे, जिनके अंदर से लंबे लंबे काले कलर के कीड़े घूम रहे थे। धीरे धीरे इस चीज़ की इतनी भयानक बदबू आने लगी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और ट्रेन के पास आकर खड़ा हो गया। उसी वक्त ट्रेन ने एक हॉर्न दिया जो यहाँ से चलने का संकेत था। मैं वहीं से नीचे उतरने ही वाला था कि किसी ने मेरा हाथ पकड़कर वापस से उसी बोगी के अंदर खींच लिया। और यह आदमी तो वही था जो असामान्य होने के साथ बड़ा ही डरावना लग रहा था। मैं उसके सामने किसी भीगी बिल्ली की तरह बैठ गया, क्योंकि अब मेरे अंदर ऐसा कोई तजुर्बा नहीं था कि मैं उस भूत का सामना कर सकूं। फिर काफ़ी देर तक तो मैं ऐसे ही बैठा रहा और मैं बार बार एक बात को नोट कर रहा था कि वो काफ़ी देर से मेरे गले की तरफ देख रहा था, मानो थोड़े समय के बाद वो मेरा गला घोंटने वाला है। और मैं अपनी सीट से चिपका रहा। उस सीट को छोड़ने के लिए मैं हरगिज़ तैयार नहीं था, क्योंकि कभी भी वो भूत मुझे मार सकता था। फिर मुझे लगा कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी चंद सांसें गिर रहा हूँ, लेकिन इंसान की किस्मत उसका भविष्य तय करती है। थोड़ी दूर और ट्रेन आगे चली होगी कि तभी मुझे ज़ोर से बाथरूम लगा और मैं उठकर सीधा बाथरूम के अंदर घुस गया। बाथरूम के अंदर जाते ही मुझे एक डरावना सा दृश्य दिखा। बाथरूम की दीवारों पर किसी के खून से सने हुए उल्टे पांव दिखाई दे रहे थे, जो वाकई डरावने थे। और इस घटना में ट्विस्ट डालने का काम इस ट्रेन के टीटी ने किया, जो अचानक ही बोगी के अंदर पहुंच गया। पहले तो इतनी रात को ट्रेन में टीटी का आना बनता नहीं था, लेकिन जब मैं बाथरूम से बाहर निकला तो मेरे दांत खौफ से आपस में टकराने लगे। उस भयानक से आदमी ने उस ट्रेन के टीटी को हवा में उठा रखा था और शायद वो उसे मारने वाला था। इस अजीब से नज़ारे को देखते ही मुझे समझ में आने लगा कि टीटी ने ज़रूर इस आदमी के साथ कुछ गलत किया होगा। मेरी आंखों के सामने ही उस भूत ने टीटी को जान से मार डाला और फिर उसकी डेड बॉडी को वो घसीटने लगा। मौके का फ़ायदा उठाकर जब मैं दूसरी बोगी के पास गया तो उस बोगी का ये दरवाज़ा जाम होने की वजह से खुल नहीं पाया और गुस्से में आकर मैं उस दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से लात मारने लगा। लेकिन इस बार जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी का एक भयानक दौर था। मेरा एक पैर अचानक उस दरवाजे के बीच पता नहीं क्यों मगर फंस गया था और उसके बाद वो दरवाज़ा धीरे धीरे और भी मजबूत के साथ बंद होने लगा। मुझे इतना ज़ोर का दर्द हो रहा था कि मैं उसे अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं ज़ोर ज़ोर से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। बोगी के अंदर मेरी आवाज़ें गूंज रही थी। मुझे अपनी ज़िंदगी की फिक्र थी कि कहीं मेरा पाँव कट गया तो फिर मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो हुआ सच में उस पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने उस दरवाजे को खुलता तो देखा, लेकिन एक प्रेत के हाथों इस बार उस प्रेत ने दरवाजे को 2 भागों में बांट दिया और मुझे मारने के बजाय मेरी मदद करने लगा। और अब जो दृश्य मैं देख रहा था सच में वो मेरे दिमाग से बाहर था। ट्रेन का वो टीटी दोबारा बोगी के अंदर दाखिल हुआ और इस बार उसके हाथ में हड्डियों का एक थैला था। सच में उस टीटी की हरकतें मुझे उस आदमी के बजाय ज़्यादा डरावनी लगी। उस अजीब से दिखने वाले आदमी ने मुझे बाथरूम में घुसने को कहा और उसकी बात मानकर मैं जल्दी से भागते हुए बाथरूम के अंदर घुस गया। बाथरूम में जाने के बाद भी मैं बाथरूम के छोटे से छेद से सब कुछ देख पा रहा था। तभी मैंने देखा कि वो आपस में लड़ रहे थे। दोबारा वही दोहराया गया जो मैंने कुछ देर पहले देखा था, यानी कि उस आदमी के हाथों एक बार फिर उस टीटी की मौत हो गई।
लेकिन ये कोई नॉर्मल जगह नहीं थी। इसकी हकीकत जानने से पहले मुझे कहीं ना कहीं विश्वास तो हो ही चुका था कि ट्रेन में मौजूद ये शख्स मुझे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, बल्कि मेरी सहायता करने के लिए आया है। उस आदमी के अंदर से बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी, तो उस टीटी के तहरे से कुछ मांस के टुकड़े और खून नीचे गिर रहा था। उस 6 फुट के हट्टे कट्टे आदमी ने जल्दी से बाहर आने को कहा। तभी उसने मुझे अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा कि जितना जल्दी हो सके भागलपुर स्टेशन आते ही ट्रेन से नीचे कूद जाना, वही तुम्हारी जिंदगी बचाने का एकमात्र स्रोत है, और सही जगह देखकर ही तुम छलांग लगाना, वरना ये टीटी तुम्हें अपने साथ मौत लोक ले जाएगा। फिर उस नौजवान भूत ने अपनी सच्चाई मेरे सामने जाहिर की, जिसे सुनकर मैं पूरा टूट गया। एक ऐसा मुसाफिर जब अपने घर लौट रहा हो और तभी 5 साल के बाद अपने घर वालों से मिलने की खुशी अपने सर पर सवार लिए अचानक मौत के घाट उतर जाए, तो उसकी आत्मा को भले शांति कैसे हो सकती है। उस आदमी ने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की कि मैं उसका ये एहसान कभी चुका भी नहीं पाया। भागलपुर स्टेशन आते ही तेज तर्रा रोशनी के बीच बिना कुछ सोचे समझे मैं नीचे कूद गया, और उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल में था। मेरी काफ़ी हड्डियाँ टूट चुकी थी। तकरीबन 4 महीने के बाद मैं रिपेयर हुआ और अपने साथ हुई इस घटना का वर्णन सभी के साथ किया, लेकिन आज तक मुझे इस बात का पता नहीं चल पाया कि ट्रेन का वो टीटी आखिर भूत कैसे बना, और उस आदमी के द्वारा बताया गया राज आज भी मेरे दिल को चुभता है। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें अपने दिल के अंदर दबाए रखना ही बहुत सही होता है। इस राज को मैंने किसी के सामने शेयर नहीं किया, और मैं आज इसी राज के साथ जी रहा हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।